हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने आपको वैद्युत संधारित्र से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कल के न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो नहीं अगर अपलोड की जाए तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए ज़्यादा समय बातों में ख़राब ना करके हम शुरू करते हैं, अपने न्यूमेरिकल सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कल जो न्यूमेरिकल आपको कराए थे उसी प्रकार के कुछ अन्य न्यूमेरिकल या उससे कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल आज आपको लेके चलते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए, समान धारिता के 4 संधारित्र 10 वोल्ट की बैटरी से चित्रानुसार जुड़े हैं। ये आपको चित्र दिखाया गया है। इसमें समान धारिता के 4 संधारित्र आपको दिए गए हैं। संधारित्रों की धारिता कितनी है ये नहीं बताया गया है, केवल ये कहा गया है कि समान धारिता है, तो आप कितनी भी धारिता मान सकते हैं। इन्हें चित्रानुसार जोड़ा गया है, मतलब बिंदु ए और सी के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है और बिंदु बी को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। तो हमें बिंदु ए और सी के अलग अलग विभव ज्ञात करने हैं। देखिए, बहुत ही साधारण तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपको पहले भी बताया जा चुका है, जिस बिंदु को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं उस बिंदु का विभव 0 हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर बिंदु बी का विभव कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चूंकि बिंदु बी के दोनों ओर, इधर भी और इधर भी, अर्थात हम कह सकते हैं बिंदु ए और बी के बीच और बिंदु बी और सी के बीच समान धारिता के संधारित्र जोड़े गए हैं। यहाँ भी 2 संधारित्र हैं, इनकी धारिता बराबर है। यहाँ भी 2 संधारित्र हैं, इनकी धारिता बराबर है। कहने का तात्पर्य इन दोनों बिंदुओं के बीच और इन दोनों बिंदुओं के बीच तुल्य धारिताएं बराबर है। और साथ में चूंकि ये श्रेणी क्रम में आपको ऊपर ही कहा गया है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए चित्रानुसार, तो श्रेणी क्रम में चूंकि आवेश समान होता है तो कहने का मतलब हमारा V कांस्टेंट, हमारा C कांस्टेंट है, धारिता दोनों तरफ बराबर है। Q कांस्टेंट है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर भी कांस्टेंट होगा। यानी बिंदु A और B के बीच विभवांतर और बिंदु B और बिंदु C के बीच विभवांतर बिल्कुल बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं VA माइनस VB बराबर VB माइनस VC। देखिए, यहां पर हमने लिखा है VA माइनस VB। क्यों लिखा है? क्योंकि बिंदु A धनात्मक विभव रखता है और बिंदु बी का विभव 0, तो बिंदु बी की तुलना में ए का विभव अधिक है, इसलिए हमने निकाला VA माइनस VB। अगर इधर की बात करें तो बिंदु सी पर ऋणात्मक विभव है, तो उसकी तुलना में बिंदु बी का विभव 0 है, जो कि ज्यादा है, इसलिए हमने लिखा VB माइनस VC। इस बात को ध्यान रखेंगे लिखते समय, यहाँ हमें गड़बड़ नहीं करनी है। यहाँ ही बस सारे सवाल का सार इसी बात में है। VB का मान 0, VB का मान 0, तो ये हो गया VA प्लस VC बराबर 0। पक्षांतर करके हमने लिख लिया। अब चूंकि हमने बिंदु A और बिंदु C के बीच 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है, तो वही बात दोबारा रिपीट करता हूं। बिंदु A बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब इसका विभव पॉजिटिव है, और बिंदु C ऋण विभव वाले टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब इसका विभव नेगेटिव है। यानी बिंदु A उच्च विभव पर है, तो यहाँ आएगा VA माइनस VC बराबर 10 वोल्ट। अब इन दोनों समीकरणों का आप हल करके बहुत आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। VA बराबर प्लस 5 वोल्ट और VC बराबर माइनस 5 वोल्ट। तो इस बात को हम विशेष ध्यान में रखेंगे कि हमें यहाँ किस प्रकार से लिखना है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इस बात का निर्णय लेना है कि किस बिंदु का विभव किस बिंदु के सापेक्ष अधिक है। बस इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी दोनों इक्वेशन बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आगे चलते हैं। निम्न परिपथ में 1 माइक्रोफराड धारिता के संधारित्र के सिरों के बीच आपको विभवांतर ज्ञात करना है। देखिए, परिपथ में आपको कुछ संधारित्र दे रखे हैं जिनमें धारिता 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, 6 माइक्रोफराड और 12 माइक्रोफराड है। यहाँ पर संधारित्रों का हमने अपनी तरफ से नामकरण कर लिया है। एक को नाम दे दिया C1, एक को C2, C3, C4, C5 और C6। तो अगर हमें विभवांतर निकालना है, कल जो न्यूमेरिकल सेशन आपको कराया था उसमें भी एक क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार का कराया था। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, तुल्य धारिता निकालते हैं और ये देखेंगे कि जिस संधारित्र के सिरों के बीच हमें विभवांतर या आवेश निकालना है वो फाइनली परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। तो उसके लिए सबसे पहले हम तुल्य धारिता निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अगर यहां से आगे चलें तो ये 2 रास्ते हमारे सामने आए। एक रास्ते में एक संधारित्र लगा हुआ है, एक रास्ते में एक से ज्यादा संधारित्र लगे हुए। तो पहले हम इस रास्ते को सॉल्व करेंगे। अब जब हम यहां से भी आगे चलते हैं तो 2 रास्ते अलग अलग हो गए, तो पहले हम इन दोनों को मिलाकर एक करेंगे। और ये दोनों अलग अलग रास्तों में लगे हैं, तो ये समांतर क्रम में लगे हैं, तो ये तुल्य धारिता आ गई इसकी 3 और 6 को जोड़ के 9 माइक्रोफराड। इन दोनों की तुल्य धारिता से जो नया संधारित्र आया उसे हमने नाम दिया C7।
अब देखिए चित्र इस तरह से बन गया, 4 माइक्रोफराड, इसके साथ में लग गया C7 9 माइक्रोफराड और ये 12 माइक्रोफराड। अब वही दो रास्ते अलग अलग, उनमें हम सबसे पहले ये वाला रास्ता लेंगे। ये दोनों एक ही रास्ते में लगे हुए हैं, तो ये लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र आपको बताया, नया नाम दिया हमने C8 C4 इंटू C9 अपॉन C4 प्लस C9, तो 4 गुणा 9 बटे 4 प्लस 9 36 बटे 13 माइक्रोफराड। तो इन दोनों को मिला के अब एक नया संधारित्र बन गया C8 तुल्य धारिता का, जिसका हमने नाम दिया C8। अब C8 और C6 ये दोनों फिर अलग अलग रास्तों में लगे हुए हैं, मतलब ये समांतर क्रम में जोड़ के एक नया संधारित्र बनाएंगे, तो इनकी तुल्य धारिता का संधारित्र आ गया C9 इजिकल टू C8 प्लस C6 36 बटे 13 प्लस 12, जिसे हमने सॉल्व कर लिया, ये आया 192 बटे 13 माइक्रोफराड। अब ये तीनों संधारित्र एक ही रास्ते में लग चुके हैं और एक रास्ते में तुल्य धारिता निकालते हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता हो गई 1/CAV बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C9, मान रख दिया, और ये हमारी तुल्य धारिता आ गई 192 बटे 301 माइक्रोफराड। तो देखिए फाइनली हम तुल्य धारिता निकाल चुके हैं और हमें यह ज्ञात हो चुका है कि ये जो 1 माइक्रोफराड धारिता का संधारित्र है, जिसे हमने नाम दिया है C1, ये परिपथ में फाइनली कौन से क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है और आपको पता है श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होते हैं और विभव अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग विभवांतर निकालने के लिए पहले हमें आवेश निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर आपका आवेश कितना होगा। तो देखिए आगे चलते हैं। यहां पर आपका तुल्य आवेश हो जाएगा Q बराबर CAV इंटू VAB। तो CAB आपके पास आया 192 बटे 301 और VAB हमने लगा रखी है 6 वोल्ट की बैटरी। AB का मतलब इन बिंदुओं को आप नाम दे सकते हैं A और B। तो ये आ गया आपका 3.8 लगभग माइक्रो कूलम। इसलिए V1 बराबर यह आ जाएगा आपका Q अपॉन C1। आप रीजन लिखना चाहे लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान परंतु विभवांतर अलग अलग होगा, इसलिए V1 बराबर Q आ गया आपका 3.1 और C1 है आपका 1 माइक्रोफराड, तो आपका आंसर आ गया 3.8 वोल्ट। तो इस प्रकार आप 1 माइक्रोफराड के संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो ये स्टूडेंट चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में यदि बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ा गया है, वह बिंदु A को 1500 वोल्ट पर रखा जाए। कहने का मतलब यह है कि बिंदु A को 1500 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिया जाए, तो बिंदु P पर विभव की गणना कीजिए। यह है बिंदु P। देखिए चित्र में आपको 4 संधारित्र दिखाए हैं, 3.5 माइक्रोफराड का, 5 माइक्रोफराड का, 5 माइक्रोफराड का और 1 माइक्रोफराड का, जिनका अपनी तरफ से हमने नाम दे दिया है। एक को हमने नाम दिया C1, दूसरे को C2, तीसरे को C3, चौथे को C4। तो देखिए इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वही हमारा पिछला सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। सबसे पहले हम यहाँ तुल्य धारिता निकालेंगे। तुल्य धारिता निकालने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो संधारित्र जिन बिंदुओं के बीच जुड़ा है उसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या समांतर क्रम में जोड़ा गया है, और तब हम उसके अनुसार ही अपना विभव या आवेश निकालते हैं। तो देखिए बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ा गया है, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि बिंदु B का विभव कितना है? 0। बिंदु A को 1500 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है, इसका मतलब बिंदु A का विभव है 1500 वोल्ट। यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना आ गया? VA माइनस VB बराबर आ गया आपका 1500 वोल्ट। अब हम तुल्य धारिता निकालते हैं। तो हम पहले बिंदु A से B की तरफ चलते हैं। तो देखिए वही आपके दो रास्ते। तो पहले हम ये रास्ता चुनते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा संधारित्र लगे हुए हैं और एक रास्ते में एक से ज्यादा संधारित्र लगे होते हैं, तो वो लगे होते हैं हमेशा श्रेणी क्रम में। तो दोनों की तुल्य धारिता हमने श्रेणी क्रम में निकाल ली। C2 इंटू C3 अपॉन C2 प्लस C3 आ गई 2.5 माइक्रोफराड। अब ये परिपथ आपका इस प्रकार का बन गया। बिंदु A से B तक जाने के अब भी दो रास्ते हैं, लेकिन ऊपर इन दोनों को मिलाकर हमने लगा दिया C5 और नीचे वाला आपका लगा हुआ है C4। अलग अलग रास्तों में तुल्य धारिता निकाली जाती है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता आ गई C5 प्लस C4 3.5 माइक्रोफराड। अब आपका ये परिपथ इस तरह से शॉर्ट आउट हो गया।
अब बिंदु ए से बी तक जाने का केवल एक ही रास्ता है जिसमें ये दोनों संधारित्र लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में हमने तुल्य धारिता निकाल ली 3.5/2 माइक्रोफैराड। अब ये जो संधारित्र बिंदु C1 है और ये संधारित्र C6 है, ये बिंदु ए से बी के बीच कौन से क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम में Q कांस्टेंट होता है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे Q बराबर हो गया आपका CAB इंटू VAB, तुल्य धारिता और तुल्य विभवांतर। तुल्य धारिता है आपकी 3.5/2 और विभवांतर है 1500। तो ये आ गया आपका 3.5 गुणा 2 से इसको काट दिया, 1500 को हमने 750 में, कुल इतना आवेश आ गया। अब बिंदु ए और पी के बीच कुल विभवांतर कितना होगा? बिंदु ए और पी के बीच कुल विभवांतर उतना ही होगा जितना इन बिंदुओं के बीच लगे संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो सीधी सी बात यह है कि हम इस संधारित्र C1 का विभवांतर ज्ञात करते हैं। तो इसका विभवांतर हो जाएगा V1। अभी आपको बताया चूंकि उतना ही विभवांतर होगा बिंदु ए और पी के बीच, तो हम इस विभवांतर V1 को VAP भी कह सकते हैं। और ये बराबर हो गया Q/C1। Q का मान रखा हमने और C1 का मान रखा, तो ये आ गया 750 वोल्ट। अब बिंदु ए और पी के बीच विभवांतर, इसको हम लिख सकते हैं VA माइनस VP, क्योंकि आप पहले ही देख रहे हैं ये 1500 वोल्ट पर है और ये 0 वोल्ट पर। अर्थात जब हम इधर से इस तरफ की ओर चल रहे हैं तो विभवांतर घट रहा है, सॉरी विभव घट रहा है। विभव घट रहा है तो इसका मतलब बिंदु ए की तुलना में बिंदु पी कम विभव पर होगा। तो इन दोनों के बीच विभवांतर निकालने के लिए हम लिखेंगे VA माइनस VP, क्योंकि बिंदु पी का विभव बिंदु ए के विभव से कम है। ये कितना दिया हमने आपको? VA दिया है 1500 माइनस VP। तो अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, इधर VP आ गया, इधर आ गया आपका 750। तो VP बराबर आ गया 1500 माइनस 750 बराबर 750 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। 0.2 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। बैटरी हटाने के बाद इसे 1 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो संधारित्र का विभव 600 वोल्ट से बदलकर, कौन से संधारित्र का? इस संधारित्र का जिसको आपने 600 वोल्ट से आवेशित किया है, बदलकर कितना हो जाएगा? तो देखिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पहले ही बताता आया हूं। चूंकि हमने इन दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ दिया है, तो जाहिर सी बात है समांतर क्रम में विभव, कहने का मतलब दोनों संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर नियत हो जाएगा। तो जितना विभवांतर दूसरे का हो जाएगा उतना ही पहले का हो जाएगा, दोनों का कॉमन आंसर आएगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं, बिल्कुल सरल है। धारिता C1 बराबर आपको दिया है 0.2 माइक्रोफैराड और विभवांतर V1 आपको दिया है 600 वोल्ट। धारिता C2 दी है 1 माइक्रोफैराड आपको, और समांतर क्रम में इसे जोड़ा गया है पहले संधारित्र के साथ, कब? जब हमने बैटरी हटा दी है। तो आपको नया विभव ज्ञात करना है V। तो देखिए जोड़ने से पहले इस संधारित्र पर आपने कितना आवेश दे दिया? तो प्रारंभिक आवेश Q1 बराबर C1 V1 बराबर 0.2 गुणा 600 बराबर 120 माइक्रो कूलम। अब दूसरे संधारित्र पर कितना आवेश दिया? देखिए दूसरे संधारित्र को हमने कहीं जिक्र नहीं किया कि हमने इसे बैटरी से कोई आवेश दिया। तो आप ये मान लें कि इसे बैटरी से जोड़ा ही नहीं गया, यानी इसका विभवांतर कितना है? 0। तो इसका आवेश भी कितना हो जाएगा? 0। अब हमने बैटरी को हटा दिया है और बैटरी को हटाने के बाद दोनों संधारित्रों को हमने कौन से क्रम में जोड़ लिया है? समांतर क्रम में जोड़ लिया है। तो समांतर क्रम में कुल आवेश होता है Q बराबर Q1 प्लस Q2। तो Q1 और Q2 का मान यहां से रख के हमने निकाल लिया, कुल आवेश 120 माइक्रोकूलम। और समांतर क्रम में कुल धारिता होती है C बराबर C1 प्लस C2। C1 है 0.2 और C2 है 1, तो यहाँ के 1.2 माइक्रोफैराड। तो जाहिर सी बात है आपको निकालना है दोनों का कॉमन पोटेंशियल, नियत विभव, और उसको कहते हैं हम उभयनिष्ठ विभव। तो आप V बराबर Q/C या रख सकते हैं Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, या उभयनिष्ठ विभव का एक फॉर्मूला और है, आपको याद हो, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। C1 V1 बराबर होगा Q1 के और C2 V2 बराबर होगा Q2 के। तो इस फॉर्मूले से बन गया हमारा ये फॉर्मूला। और यहाँ Q1 प्लस Q2 का मान है Q और C1 प्लस C2 का मान है C। तो सीधे सीधे हमारा फॉर्मूला बन गया विभव बराबर Q/C, अर्थात कुल आवेश बटे कुल धारिता 120 बटे 1.2। इसका दशमलव हटा के हमने ऊपर कर लिया, मल्टीप्लाई बाई 10, 12 से 1 कट गया 10 बार, तो 10 की 10 से गुणा किया, आपका आंसर हो गया 100 वोल्ट। बहुत सीधा सा सवाल है, लेकिन ये डायरेक्ट उभयनिष्ठ विभव ना निकलवा के आपको सवाल को थोड़ा सा इसको मोल्ड कर दिया गया है। तो अब आप देखिए दूसरा सवाल जो सीधे सीधे आपके उसी फॉर्मूले पर आधारित है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस C2। देखिए 20 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 50 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, और एक अन्य 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को, जिसे
200 वोल्ट तक आवेशित किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जैसे यहां समांतर क्रम में जोड़ा गया था। तो ओवेनिष्ट विभव यहां आपसे डायरेक्ट ही कह दिया गया है कि ओवेनिष्ट विभव ज्ञात कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला और सीधा सीधा सवाल, हम इसे सॉल्व करेंगे बहुत जल्दी के साथ में। तो देखिए कैसे होगा आपका क्वेश्चन। देखिए यहां पर आपको धारिता दी है C1 बराबर 20 माइक्रोफैराड, 20 × 10⁻⁻⁶ फैराड, और विभवांतर आपको दिया है V1 बराबर 500 वोल्ट। धारिता C2 आपको दी है 10 माइक्रोफैराड यानी 10 × 10⁻⁻⁶ फैराड, और विभवांतर V2 आपको दिया है 200 वोल्ट। तो आपको सीधे सीधे यहाँ कह रहा है ओवेनिष्ट विभव। चाहे आप इसको इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे हमने पहला सवाल किया है, पहला आवेश, दूसरा आवेश, फिर कुल आवेश, कुल धारिता, या आप सीधे सीधे ओवेनिष्ट विभव का डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हैं C1V1 + C2V2 अपॉन C1 + C2, और सबका मान रख के आप अपना आंसर याद सीधे सीधे कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपको न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखिए 20 वोल्ट की एक बैटरी को एक संधारित्र से जिसकी प्लेटों के बीच वायु भरी है, यानी कि वायु संधारित्र से 20 वोल्ट की बैटरी को जोड़ने पर संधारित्र पर 30 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। जब संधारित्र की प्लेटों के बीच तेल भर दिया जाता है, अर्थात अब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाता है, तो इसकी प्लेटों पर 75 माइक्रोकूलम आवेश आ जाता है। तो गणना करो तेल का परावैद्युतांक और तेल से भरे संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, संभावना है कि आगे आ जाए, इसलिए मैंने इसके आगे लिख दिया संभावित। वैसे अभी तक ये बोर्ड में नहीं आया हुआ है। तो देखिए संधारित्र पर प्रारंभिक आवेश कितना, 30 माइक्रोकूलम यानी 30 × 10⁻⁻⁶ कूलम, और परावैद्युत भरने पर नया आवेश कितना है 75 माइक्रोकूलम, अर्थात 75 × 10⁻⁻⁶ कूलम। स्रोत विभवांतर, या जिसे आप कह सकते हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है 20 वोल्ट। तो आपको परावैद्युतांक निकालना है और नई ऊर्जा कह रहा है ना, तेल भरने के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं नई ऊर्जा। तो देखिए नए संधारित्र की धारिता, हमने प्रारंभिक संधारित्र की धारिता मान ली C1, प्रारंभिक संधारित्र की मतलब जो वायु संधारित्र है उसकी धारिता आपने मान ली C1, और परावैद्युत भरने के बाद हमने मान ली धारिता कितनी हो गई C2। और आपको पता है वायु संधारित्र की धारिता और परावैद्युत भरने के बाद संधारित्र की धारिता में संबंध होता है C2 = KC1। अब चूंकि यहाँ पर स्रोत जुड़ा हुआ है, हमने यहाँ स्रोत हटने का कहीं जिक्र नहीं किया है, तो स्रोत विभवांतर V कांस्टेंट होगा। आपको बता दिया गया है कि स्रोत हटा देने के बाद Q कांस्टेंट होता है, यदि स्रोत जुड़ा हुआ तो V कांस्टेंट होता है, यानी V1 और V2 दोनों बराबर होंगे। तो V1 कितना है 20, तो V2 भी कितना हो जाएगा 20। तो प्रारंभिक आवेश Q1 बराबर C1V1 और अंतिम आवेश Q2 बराबर C2V2। तो C2 बराबर है KC1 के, तो C2 की जगह हमने रख दिया KC1, और V1 और V2 बराबर है तो V2 की जगह हमने रख दिया V1। अब इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं Q1/Q2, तो ये आ गया C1V1/KC1V1। C1V1 से C1V1 कट गया, आ गया 1/K। तो हमें K निकालना है, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा Q2/Q1, दोनों का मान रख दिया 75/30 यानी कि 2.5। और इसी प्रकार से आपने ऊर्जा निकाल ली U2 बराबर ½ Q2V2। हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं ½ C2V2, लेकिन ना तो हमारे पास C2V2 का स्क्वायर, लेकिन ना तो हमारे पास C1 का मान है, ना ही हमारे पास C2 का मान है। तो इसलिए हमने लगाया ½ Q2V2। ½ Q2V2 की जगह रख सकते हैं V1। ½ Q2 का मान है 75 × 10⁻⁻⁶ और V1 का मान है 20। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा आपका 7.5 × 10⁻⁴ जूल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। किसी वायु संधारित्र को 5 वोल्ट से आवेशित करके उसे स्रोत से अलग कर दिया जाता है। देखिए अभी यहाँ स्रोत जोड़ रखा था, यहाँ स्रोत से अलग कर दिया गया। अब संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत भर दिया गया है। तो देखिए जैसे यहाँ पर पहले वायु संधारित्र था और बाद में परावैद्युत भर दिया गया था, जिससे कि उसका आवेश बदल गया था। लेकिन इस सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है, देखिए परावैद्युत भरने पर धारिता यहाँ भी बदल जाएगी, यहाँ भी बदल गई थी, लेकिन यहाँ पर स्रोत जुड़ा हुआ था, इसलिए यहाँ पर V कांस्टेंट रहा और धारिता बदलने के साथ हमारा आवेश बदल गया। पहले था 30 और बाद में हो गया 75। अब चूंकि आपने स्रोत हटा दिया है, तो अब यहाँ Q कांस्टेंट होगा और धारिता बदलने के साथ हमारा V बदल जाएगा।
यदि वायु संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफराड हो, अर्थात आपको प्रारंभिक धारिता दे रखी है, तो परावैद्युत भरने के बाद उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो आपको V1 दे रखा 5 वोल्ट, पहली धारिता दे रखी है वायु संधारित्र की धारिता C1 बराबर 10 माइक्रोफराड, यानी 10 गुणा 10 की घात -6 फराड। तो संधारित्र को स्रोत से अलग करके उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर नई धारिता क्या हो जाएगी, जैसे हमने यहाँ सूत्र लिखा था C2 बराबर K/C1, बिल्कुल उसी सूत्र से C2 बराबर K/C1, K का मान आपको दिया गया है 2 और C1 का मान है 10 गुणा 10 की घात -6 फराड, यानी 20 गुणा 10 की घात -6 फराड। तो आपको नई ऊर्जा निकालनी है U2। तो उसके लिए या तो आपको नया आवेश निकालना पड़ेगा। अब नया आवेश हम तब निकाल सकते हैं जब हमें प्रारंभिक आवेश दिया गया हो, लेकिन यहाँ प्रारंभिक आवेश नहीं दिया गया। आप प्रारंभिक आवेश निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर फॉर्मूला क्या है, हम इस सवाल को इस तरह से करेंगे। देखिए जब हमने स्रोत को अलग कर दिया तो यहाँ पर Q कांस्टेंट हो गया। अब धारिता बदलने के साथ साथ विभवांतर बदलेगा, तो हमने मान लिया नया विभवांतर कितना हो गया V2। तो चूंकि Q कांस्टेंट है तो इसलिए C1 V1 बराबर किसको हो जाएगा, C2 V2। C1 V1 कितना है 5, C2 की जगह हमने रख दिया K/C1 और V2 हमें निकालना है। C1 से C1 कट गया तो V2 बराबर आ गया किसके, K का मान रख दिया हमने 2 बराबर 5 के, यानी V2 बराबर आ गया 5/2 यानी 2.5 वोल्ट। अब सीधे सीधा हमने फॉर्मूला लगा दिया, U2 बराबर हाफ C2 V2 स्क्वायर बराबर हाफ C2 का मान हमने रख दिया 20 गुणा 10 की घात -6 और V2 का मान रख दिया हमने 2.5 गुणा 2.5। आप फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं U2 बराबर हाफ Q2 V2। तो V2 तो आपने निकाल ही लिया है, लेकिन यहाँ पर आपको एक मेहनत और करनी पड़ेगी, यहाँ आपको Q2 निकालना पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ Q कांस्टेंट है तो इसका मतलब Q2 बराबर किसको हो जाएगा, Q1 के, और Q1 बराबर हो जाएगा C1 और V1 के। और C1 और V1 दोनों का मान आपको दे रखा है, तो आप यहाँ से Q1 या Q2 का मान भी निकाल सकते हैं। तो आपको एक स्टेप यहाँ और फालतू करना पड़ेगा कि आपको इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी कि आपको V2 निकालने के साथ साथ आपको यहाँ पर Q2 भी निकालना पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये यूज ना करके हमने डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर लिया, तो इसमें हमारी जरा सी कैलकुलेशन बच गई। हमें V2 का मान तो निकालना पड़ा, लेकिन Q1 या Q2 का मान हमें नहीं निकालना। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान। 2 माइक्रोफैराड व 4 माइक्रोफैराड के संधारित्र परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हैं। इस संयोग को 300 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया जाता है, तो संयोग पर कुल कितना आवेश संचित हो जाएगा और उस पर संचित ऊर्जा क्या होगी। देखिए बिल्कुल साधारण सवाल। 2 संधारित्रों की धारिता दी है 2 व 4, यानी C1 2 माइक्रोफैराड, C2 4 माइक्रोफैराड। दोनों को समांतर क्रम में जोड़कर 300 वोल्ट के स्रोत से, यानी V बराबर 300 वोल्ट। और चूंकि समांतर क्रम में जोड़ा है तो समांतर क्रम में दोनों का विभव बराबर होगा, यानी V कांस्टेंट। तो आपको कुल आवेश निकालना है और कुल ऊर्जा तो बहुत साधारण, आपको V दिया गया है 300 वोल्ट, V दोनों का कॉमन है, तो आप कुल धारिता निकाल लें। और समांतर क्रम में कुल धारिता होती है C1 + C2, यानी 2 + 4 6 माइक्रोफैराड, यानी 6 × 10 की घात -6 फराड। तो आवेश Q बराबर हो गया आपका CV 6 × 10 की घात -6 और V है आपका 300, यानी 1.8 × 10 की घात -3 कूलम। और सीधे सीधे U बराबर हो गया हाफ CV स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान धारिता के 4 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब इन्हें 1.5 वोल्ट के सेल से जोड़ते हैं तो प्रत्येक पर यानी कि 4 संधारित्र हैं तो चारों पर अलग अलग 1.5 माइक्रोकूलम का आवेश संचित हो जाता है। वैसे भी आपको पता है सेल से यहां मैं छूट गया हूं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्योंकि समांतर, हाँ लिख चुके हैं हम पहले, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर, क्योंकि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग होता है, तो इसलिए प्रत्येक संधारित्र का अलग अलग आवेश है। यदि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए उसी सेल से, तब इन पर अलग अलग कितना आवेश संचित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ हमें संधारित्रों की धारिता नहीं दी गई है, तो हमने अपनी तरफ से मान ली कि माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता C1 C2 C3 C4 बराबर किसको हुई C, क्योंकि हमसे पहले ही कहा समान धारिता की संधारित्र। अब इन्हें आपने समांतर क्रम में जोड़ा है और मैंने आपको बताया समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश अलग अलग होगा, लेकिन इन्होंने प्रत्येक पर आवेश भी बराबर दिया है। तो Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q4 बराबर हो गया 1.5 माइक्रोकूलम। तो समांतर क्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल आवेश कितना हो जाएगा, आपको पता है Q बराबर किसको होता है, Q1 + Q2 + Q3 + Q4।
यानी कि 4 गुणा 1.5 हम लिख सकते हैं, क्योंकि चारों पर आवेश बराबर है 1.5 माइक्रोकुलाम का, तो हो गया 6 माइक्रोकुलाम। इसी तरह समांतर क्रम में कुल धारिता हो गई C1 + C2 + C3 + C4। चूंकि चारों की धारिता बराबर है तो हम इसे लिख सकते हैं 4C। तो इसलिए Q बराबर CV से Q का मान हो गया 6, 4C, V का मान 1.5, तो ये भी आ गया 6C, तो यानी C आ गया 1 माइक्रोफैराड। अब इन्हीं संधारित्रों को उसी सेल का मतलब 1.5 वोल्ट के सेल से आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता हो जाएगी C/N। C है 1 और N कितने संधारित्र हैं आपके पास? 4, तो ये हो गया आपका 1/4 माइक्रोफैराड, यानी कि 0.25 माइक्रोफैराड। और आपको पता है श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश बराबर होगा, तो इसलिए Q बराबर कितना हो गया? C × V। C डैश आपका कितना है? 0.25 और V कितना है? 1.5, तो ये हो गया आपका 0.375 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इस तरह का क्वेश्चन पहले किया हुआ है। हमने आपको जब श्रेणी और समांतर क्रम के क्वेश्चन कराए थे तो उसमें यहाँ पर K1 और K2 मान रखकर आपको ये दोनों क्वेश्चन हल कराए थे। आपको यहाँ पर इनमें तुल्य धारिता निकालनी है, जबकि हमने यहाँ पर 3 परावैद्युतांक का और यहाँ पर 6 परावैद्युतांक का पदार्थ बिल्कुल बराबर मात्राओं में भर रखा है। वायु संधारित्र की धारिता यहाँ दी गई है आपको 2 माइक्रोफैराड। तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, वहां मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था, पहली वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से बहुत सरलता से हल कर सकते हैं। आपको वायु संधारित्र की धारिता C0 दी है 2 माइक्रोफैराड, K1 है 3 और K2 है आपका 6। तो देखिए पहले चित्र में आपको ध्यान हो तो ये समांतर क्रम हमें दिखाया गया है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला आया था C0 K1 + K2/2। हमें केवल यहाँ पर मान रखने हैं। K1 का मान है 3, K2 का मान है 6, C0 का मान है 2, तो 2 ब्रैकेट 3 × 6/2, तो 2 से 2 कट गया, 3 × 6 9 माइक्रोफैराड। और यहाँ पर ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र है 2C0 K1 K2/K1 + K2। 2 C0 का मान 2, K1 का मान 3, K2 का मान गुणा 6/3 + 6 9, ऊपर आ गया 18, 9 से 18 2 बार कट जाएगा, तो 2 × 2 × 2 बराबर आ जाएगा आपका 8 माइक्रोफैराड। उम्मीद करता हूं आपको यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के सेशन को समाप्त करने से पहले ही 2 क्वेश्चन आपको और कराते हैं, फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम आपको जो भी बचे कुचे न्यूमेरिकल हैं वो कराकर अपने इस चैप्टर को पूरी तरह कंप्लीटली फिनिश करेंगे। तो आइए देखते हैं एक आध क्वेश्चन और। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं अपना सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल आज के सेशन का। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैराड है तथा इस पर आवेश 100 माइक्रोकूलम है। आवेश को नियत रखते हुए प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए आपको पहले भी बताया जा चुका है, हम आवेश को स्थिर करें या विभव को स्थिर करें, अगर हम किसी भी प्रकार के भौतिक प्राचलों में परिवर्तन करते हैं तो उससे धारिता पर प्रभाव पड़ता है। जब हमने यहाँ प्लेटों के बीच की दूरी बदल दी तो जाहिर सी बात है सबसे पहले धारिता बदल जाएगी। तो किए गए कार्य की गणना करो। जब धारिता बदल जाएगी तो जाहिर सी बात है संधारित्र पर संचित ऊर्जा का मान बदल जाएगा, और जब संचित ऊर्जा का मान बदल जाएगा तो जाहिर सी बात है ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं हम, और किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर ही होता है। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आवेश स्थिर है, आवेश नियत है। इसका मतलब हमने यहाँ स्रोत को हटा दिया है आवेशित करने के बाद, और स्रोत को हटा दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब निकाय को अपनी ऊर्जा को खर्च करके ही यह कार्य करना पड़ेगा। तो किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो देखिए प्रारंभिक धारिता C1 दी है आपको 10 माइक्रोफैराड यानी कि 10 × 10⁻6 फैराड, और आवेश दिया है 100 माइक्रोकूलम यानी कि 100 × 10⁻6 यानी कि 10⁻4 कूलम। तो माना संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रारंभिक दूरी D1 बराबर कितनी है D, और नई दूरी हमने क्या कर दी दोगुनी। तो संधारित्र की धारिता का अगर सूत्र देखें तो उससे संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात यदि आपने दूरी दोगुनी कर दी तो नई धारिता प्रारंभिक धारिता की आधी हो जाएगी। हमने अनुपात निकाल लिया C2/C1 का। C2/C1 बराबर D1/D2, D1 का मान D और D2 का मान 2D, D से D कैंसिल हो गया तो C2 बराबर आ गया C1/2। तो धारिता आप देख रहे हैं पहले थी 10, अब रह गई 5 × 10⁻6 फैराड।
अब चूंकि आवेश नियत है तो पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2 दोनों कितने होंगे 10⁻⁴ कूलम। तो सीधे सीधे अब क्या करेंगे, प्रारंभिक संचित ऊर्जा निकाल ली U1 Q1 स्क्वायर बटे 2 C1 से, और अंतिम ऊर्जा निकाल ली U2 Q2 स्क्वायर बटे 2 C2 से। C1 आपके पास है, C2 आपके पास है, Q1 आपके पास है, Q2 आपके पास है। तो दोनों संचित ऊर्जा आपने निकाल ली। आप देख रहे हैं प्लेटों के बीच की दूरी दुगने करने पर धारिता तो आधी हो गई, लेकिन इस स्थिति में उसकी ऊर्जा दोगुनी हो गई। ये भी आपको पहले बताया था कि यदि Q कांस्टेंट हो तो ऊर्जा धारिता की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब धारिता आधी हो गई तो ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, 0.5 की दोगुनी हो गई 1। तो U2 आपके पास आ गया, U2 आपके पास आ गया। तो आप ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करके यानी डेल्टा U निकाल कर ही क्या निकाल सकते हैं, किया गया कार्य। तो किया गया कार्य ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U के बराबर होगा। डेल्टा U बराबर होगा U2 माइनस U1। तो U2 में से आपने U1 कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान। एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 × 10⁻⁻10 जूल पर मीटर क्यूब है। तो संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, जबकि एप्सिलॉन नॉट का मान आपको दिया है। वैसे तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85, पर यहाँ पर दे रखा है 8.86। कोई ज्यादा अंतर नहीं है मान में। तो देखिए सीधा सीधा हम फॉर्मूला लगाएंगे। ऊर्जा घनत्व हमें दिया गया है स्मॉल u और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाई गई है कैपिटल E। तो स्मॉल u बराबर होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यहाँ से E का मान आ जाएगा कितना 2u बटे एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट। सबका मान रखकर हम सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे 10 न्यूटन पर कूलम। एक बहुत सरल सा क्वेश्चन, ये भी आपके पास बोर्ड में पहले आया हुआ है। तो आज का न्यूमेरिकल सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको सारे न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। कल कुछ और न्यूमेरिकलों के साथ अपने इस सेशन को हम पूरी तरह समाप्त करेंगे और फिर नए चैप्टर की ओर हम चलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।